हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत। विजेताओं को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की अपराधियों को कड़ी चेतावनी। बोले, हरियाणा छोड़ दो या गलत काम छोड़ दो। पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। देश में कोरोना केस में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3.05 लाख केस, जबकि 435 लोगों की हुई मौत। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश ने तोड़ा 122 सालों का रिकॉर्ड। 88.2 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। 26 जनवरी से शीतलहर का अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। पीएमआरबीपी के हर पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। पीएमआरबीपी के पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो सका है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमआरबीपी 2022 के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बच्चे अपने माता पिता और अपने संबंधित जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ अपने जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वर्मा अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे गए पत्र में जितेंद्र वर्मा ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। हालांकि अपने 2 लाइन के पत्र में वर्मा ने पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा को टिकट न देकर पूर्व विधायक छोटे लाल वर्मा पर विश्वास जताया है। इसके चलते विधायक वर्मा समेत उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई थी और इसी वजह से वर्मा को ये फैसले लेना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव के इस मौसम में कोई भी पार्टी प्रचार और लोकप्रियता पाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा ही कुछ शनिवार को देखने को मिला, जब देश के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस मौके पर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ दिखे। समाजवादी पार्टी ने एक बयान में कहा, पार्टी की नीतियों एवं अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए प्रतापगढ़ के धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीद जताई कि इनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह 46 वर्ष के हैं और भारत के सबसे लंबे कद 8 फुट 2 इंच के हैं। प्रतापगढ़ के सौरभ सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रताप की लंबाई 2.4 मीटर यानी 8 फीट 1 इंच है और दुनिया के सबसे लंबे कद के शख्स से वो महज 11 सेंटीमीटर ही छोटे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमें जो है, मैं उनसे उनके कार्यों के उनके विचारों से मैं प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह भी थे, जो विधानसभा विश्वनाथगंज सीट से जो है चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी की विचारधाराएं हैं, उनकी सोच है कि वो एक सामाजिक स्तर से जो है किसी चीज़ को देखते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है। तो मैं इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। हरियाणा में अपराध को अंजाम देने वालों की अब कहर नहीं, क्योंकि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। बता दें कि अनिल विज ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए
कहा कि अपराधी या तो गलत काम छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अनिल विज ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में जुआ, सट्टा, शराब और अन्य अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के भी निर्देश गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी पुलिस को दिए थे। गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ 5,687 जगह पर छापे मारे गए हैं। 2,446 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,664 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हरियाणा को अपराध मुक्त घोषित ना कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सबसे रोचक सीटों में से एक रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने रामपुर के नवाब परिवार के हैदर अली खान को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब बीजेपी और सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हैदर अली खान को अपने दल ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मुकाबले खड़ा कर दिया है। इसी सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक रहे हैं, जिनकी गलत एफिडेविट की वजह से विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई थी। समाजवादी पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दयानंद के इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नार्वेकर राज्य में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा थे। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दयानंद ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बता दें कि दयानंद ने अक्टूबर 2021 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। दयानंद के करियर के साथ साथ उनके अतीत पर नजर डाले तो उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। झारखंड के चाईबासा में अलग देश की मांग करने वाले हजारों लोगों ने यहां एक थाने का घेराव कर पुलिस पर पत्थर फेंके। इस दौरान बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े। अलग देश की मांग करने वालों ने चाईबासा मुफस्सिल थाना घेर लिया। पुलिस ने कोल्हान देश के नाम पर पुलिस में भर्ती करने वालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। चाईबासा में तनाव बरकरार है। झारखंड में कुछ संगठन ग्रामीण इलाकों में कोल्हान देश के लिए शिक्षक और पुलिस की भर्ती करने की बात कर रहे थे। सूचना पर चाईबासा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फर्जी भर्ती प्रक्रिया चलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे थाने में पूछताछ की जा रही थी। इन गिरफ्तार 4 लोगों को छुड़ाने के लिए अलग अलग कोल्हान देश की मांग करने वाले लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई। बड़ी संख्या में जुटे लोग हाथों में पारंपरिक हथियार उन्होंने ले रखे थे। लोगों ने मुफस्सिल थाने का घेराव कर दिया। कोल्हान को अलग देश मानने वालों की मांग थी कि झारखंड पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें तुरंत रिहा कराया जाए। वहीं पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि फर्जी बहाली प्रक्रिया चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इन्हें छोड़ना मुमकिन नहीं है। इस बात को लेकर थाने के गेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। मामला इतना बिगड़ा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया।
देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। रविवार को 3,05,322 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.42 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 435 लोगों की मौत हो गई। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 28,000 की कमी आई है। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.59 लाख लोग ठीक हुए थे, जबकि 525 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 703 की मौत हुई थी। एक्टिव केस की अगर यहाँ पर बात करें तो फिलहाल देश में 22.43 लाख एक्टिव केस है। बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का भी पीक नहीं आया है। अमेरिका और साउथ अफ्रीका की कोरोना लहर पर अगर नजर डालें तो दोनों ही देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाली लहर में ही सबसे ज्यादा डेली केस देखे गए हैं। यही हाल अन्य देशों में भी है, जबकि भारत में दूसरी लहर की तुलना में अभी भी कम केस सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए। यहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 13.32% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में यहां नए मामले भी कम हुए और पॉजिटिविटी रेट में भी 3% गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 34 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। सीएम ने कहा है कि स्कूलों को खोलने के लिए सभी कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को आज से खोल दिया जा रहा है। हालांकि जनवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला लिया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर दोमन सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के सभी स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने फैसला पालकों की मांग पर लिया है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए प्रशासन ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अब स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सोमवार से निजी और प्राइवेट दफ्तर 50% कर्मचारी अधिकारी क्षमता के साथ खुल गए हैं, जबकि सरकारी दफ्तर फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में मौजूद रहने के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निजी या प्राइवेट दफ्तरों को खोले जाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कई दिनों से घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव को मानते हुए निजी या प्राइवेट दफ्तरों को 50% कर्मचारी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद सोमवार से प्राइवेट दफ्तर अब खुल जाएंगे। बता दें कि 21 जनवरी यानी शुक्रवार को डीडीएमए के जारी आदेश में दफ्तरों को खोलने के लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार से दिल्ली में दफ्तर खुलने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021 से 22 की आर्थिक समीक्षा को एक खंड में जारी कर सकता है और इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए लगभग 9% की वृद्धि दर जीडीपी का अनुमान जताया जा सकता है। आर्थिक सर्वे 31 जनवरी को पेश होगा, जिस दिन संसद में बजट सत्र की शुरुआत होगी। देश का बजट 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत होगा। आम बजट से पहले वित्त मंत्री की तरफ से संसद में पेश किए जाने वाली समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार की गैरहाजिरी में प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारी तैयार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से इस दस्तावेज को सीईए की अगुवाई में तैयार किया जाता है। बीते हफ्ते शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई थी, जिसके आंकड़े अब सामने आए हैं। बता दें कि आंकड़े को देखें तो सभी कंपनियों के मार्केट कैप घटे हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों के मार्केट कैप संयुक्त रूप से 2.53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घटे हैं। पिछले हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 4% की कमी देखी गई, क्योंकि एफपीआई ने लार्ज कैप और चुनिंदा मिड कैप में मुनाफा वसूली की।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.57 रह गई है और देश में संक्रमण की तीसरी लहर के आगामी पखवाड़े में चरम पर पहुंचने की संभावना है। IIT मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण में जानकारी दी गई। आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि ये दर 1 से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि वैश्विक महामारी खत्म हो चुकी है। IIT मद्रास ने अपने विश्लेषण के अनुसार 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच आर वैल्यू 1.57 दर्ज होने की बात कही, जो 7 से 13 जनवरी के बीच 2.2, 1 से 6 जनवरी के बीच 4 और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 2.9 थी। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली खेलने के बाद 49.5 ओवर में 287 रन बना सकी थी। इसके जवाब में भारतीय टीम 49.2 ओवर में 283 रनों पर ऑल आउट हो गई और मेजबान टीम ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका से मिले 288 रन के लक्ष्य को पीछे करने पर उत्तरी भारतीय टीम ने एक समय 42.1 ओवर में 223 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद चाहर ने 34 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर ये मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि जब 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब चाहर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया और भारत जीता हुआ मैच हार गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में जहां 4 नेशनल हाईवे के साथ 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, वहीं ट्रैकिंग पर निकले 4 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई। रविवार देर रात बर्फबारी के बीच 2 घायलों को धर्मशाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 4 लड़के ट्रैकिंग के लिए गए थे और देर शाम तक वापस नहीं लौटे थे। इसकी सूचना मिलने पर विपरीत हालातों में छानबीन तेज की गई। तब अगले दिन यानी रविवार को 2 लड़कों की लाश मिली और अन्य 2 गंभीर हालत में मिले, क्योंकि ऊंची जगह से खाई में गिरने के कारण उनको काफी चोटें आई है। हालांकि दोनों की हालत स्थिर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली NCR में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कोहरे ने अपनी चादर तान दी है। सुबह सुबह घने कोहरे में गुम सड़कों पर मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर करीब 30 मीटर रह गई है। दिल्ली मौसम के ट्रिपल अटैक से जूझ रही है। ठिठुरने वाली ठंड और बारिश के बाद रही सही कसर कोहरे ने पूरी कर दी है। गाड़ियां लेट चल रही है, वह विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम में हुए बदलाव ने सर्दी बढ़ा दी है। वह उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान कम हुआ है और कई जगहों पर गहरी धुंध भी छा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को ही बारिश ने 122 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 22 जनवरी को 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 122 साल बाद इस जनवरी में यहां 88.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1901 में मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आंकड़े जमा करने के बाद से पहली बार दिल्ली में जनवरी में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। IMD के मुताबिक इससे पहले जनवरी 1989 में राष्ट्रीय राजधानी में 79.7 मिलीमीटर और 1953 में 73.7 बारिश दर्ज की गई थी। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को बारिश होने से अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री गिरकर 14.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। हर पल आपके साथ।